देख, फोटोसिंथेसिस की बात करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है इस टॉपिक में। यहां पे फोटोसिंथेसिस आपने 10th क्लास से पढ़ते चले आए हो। ये कोई बहुत ही आपका नया टॉपिक नहीं है, ये वही है टॉपिक जो कि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो। फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि आपने कहा कि हमारा जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स फूड को अपने बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये चीजें आपको पता चल गई कि भाई सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बना रहे हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं। खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो ग्लूकोज है ना। ये ग्लूकोज बन रहा है किसके? 6CO2 12H2O। ग्लूकोज का फॉर्मूला 6H2 प्लस 6H2O वापस मिल जाएगा और 6 निकल जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज है जिसे हमें पढ़ना है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी एनसीईआरटी जब शुरू होती है तो वहां कुछ ड्रामा है, उस ड्रामे को हम लोग समझेंगे। ये इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में कहा कि आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में बहुत सारी चीजें, जो 10th क्लास में आप चीजें पढ़ के आए हो वो क्या क्या है। देखो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्यों क्या क्या हमारा है। सम एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन अर्लियर क्लासेस, यानी 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था आपने कहा कि उस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, ये 3 चीजें आपने पता करी थी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चलो थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं। आपने अगर ये बात पता करना है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? कोई एक्सपेरिमेंट है आपके पास? आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक स्पेशल टाइप की एक लीफ ले लो और ऐसी लीफ लो जिसमें कुछ एरिया में ग्रीन कलर ना हो, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये हमें पता है। ठीक है, ये क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट वो होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं, याद रखिएगा, पिगमेंट वो है जो लाइट को ट्रैप करते हैं। और इसका कलर कैसा है? ये ग्रीन कलर का है। तो हमने एक मनी प्लांट जैसे आपने लिया, मनी प्लांट की एक लीफ ले ली हमने, और उस लीफ की खासियत ये थी कि इस लीफ में कहीं कहीं पे पीला कलर मिलता है और कहीं आपको हरा मिलता है। तो हम मान सकते हैं कि बाहर की तरफ ये पीला कलर है और अंदर की तरफ ये हरी। ठीक है, अंदर की तरफ इसका कलर कैसा है? ये हरा कलर। ठीक, क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये लीफ में अंदर की तरफ मतलब क्या है? क्लोरोफिल है ना? यस सर। और बाहर की तरफ क्लोरोफिल नहीं। अब हम कैसे पता करें कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो इससे पहले कि हम इसके आगे बढ़े एक्सपेरिमेंट में, हमें यह पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसको पता करने का क्या तरीका है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में जब भी फोटोसिंथेसिस होगी इसमें एक खास बात होने वाली है। इसमें बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज भाई साहब हैं ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होंगे। किस फॉर्म में स्टोर होंगे? स्टार्च। और जो स्टार्च है, हम अगर लीफ में चेक कर ले कि स्टार्च है या नहीं है, बस वहीं से पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हाँ, आयोडीन सोल्यूशन जो है उसको हम किसके ऊपर डालेंगे? लीफ के ऊपर डालेंगे। और आयोडीन क्या करता है? स्टार्च में बीच में फंस जाता है। हमने आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया भी था कि स्टार्च के अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है कि आयोडीन को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, इसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका कलर कैसा दिखने लगता है? ब्लू दिखने लगता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देने लगता है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझिएगा। इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस क्या है? 10th क्लास में है वैसे, लेकिन हम प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम, आप एक लीफ लेते हैं, जो पॉटेड प्लांट है उसको लेते हैं। आपने एक प्लांट ले लिया, पॉटेड है, यानी कि एक पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट। ठीक है, इसमें लीव्स हैं हमारी, और इस प्लांट को आपने
उठाया और डार्क रूम में रख दिया। कहां रख दिया? डार्क में। ठीक, आपने इसको डार्क में रख दिया। डार्क में रखने की खासियत यह है कि भाई अब यहां फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, अंधेरा कमरा है, तो जितना भी खाना इसके अंदर है वो उस खाने को खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। तो उस खाने को 2 दिन से 3 दिन में इसका क्या होता है? डी स्टार्च हो जाता है। सबसे पहले हमने काम क्या करा? इसका डी स्टार्च किया इसे, मतलब इसका हमने स्टार्च पूरा का पूरा खत्म करा दिया। अब ये भूखा है। अब क्या करेंगे हम इसको? अब हम इसको उठा के रखेंगे एक ऐसे कमरे में या कमरे के बाहर ले आएंगे और हम उसको बाहर निकाल के रख देंगे सनलाइट में। कितनी देर के लिए? 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसी प्लांट को सनलाइट में रख दिया, 2 से 3 घंटे के लिए। समझ में आई बात? अब सूरज की रोशनी में इसने क्या करा? फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस कर ली है तो अब इसने क्या बनाया होगा? इन लीव्स के अंदर क्या होगी? स्टार्च आ गई होगी दोबारा से। क्लियर है मेरी बात? यानी कि आपने पहले 2 से 3 दिन इसको रखा, ठीक है, और क्या करा आपने? डी स्टार्च किया। फिर आपने इसमें स्टार्च वापस से आई, फोटोसिंथेसिस 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करा? अब इस एक लीफ को तोड़ लिया, और लीफ को तोड़ने के बाद क्या करेंगे? अब इस लीफ को करेंगे हम डी कलराइज, क्योंकि कलर हमें देखना है कि ब्लू ब्लैक कलर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस लीफ को क्या करते हैं? डी कलराइज कर रहे हैं। अब ये डी कलराइज कैसे होगी? डी कलराइज यानी कलर उड़ाना है लीफ का, कैसे होगा? तो कलर उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इस लीफ को उठाते हैं और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम भर देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल भर देंगे, फिर गर्म कर लेते हैं। हाँ, और इसको, इस लीफ को हमने डाल दिया है इसके अंदर। ये लीफ हमारी बेचारी मासूम सी लीफ इसमें पड़ी हुई है, और यहाँ पानी हमने लगा दिया। आसपास क्या है इसके? पानी, ठीक। और इस सेटअप को हमने नीचे से गर्म करना शुरू करा। अब ये मत कहना सर ये तो टेस्ट ट्यूब में तो पलट जाएगी, भाई पकड़ो, ठीक है ना। अब पानी से इसे गर्म किया। डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं गर्म कर रहे थे? क्योंकि अल्कोहल भाई साहब बहुत फ्लेमेबल होता है, तुरंत वो फट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने पानी से धीरे धीरे से गर्म किया। गर्म करेंगे तो क्या होगा? जितना भी क्लोरोफिल है वो इसके अल्कोहल के अंदर आ जाएगा, और ये लीफ अब कैसी हो गई? व्हाइट कलर की हो गई, डी कलराइज हो गई, इसका कलर निकल गया, अब ये व्हाइट कलर की होगी, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं हमारी उसी लीफ के ऊपर, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसको हमने क्या कर लिया है? डी कलराइज कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे? इस पे आयोडीन सोल्यूशन लगाने जा रहे हैं इसको पे, ठीक है। इस पे क्या लगाएंगे हम? आयोडीन सोल्यूशन लगाएंगे। नो रिजल्ट आएगा। जैसे ही हमने इस पे आयोडीन सोल्यूशन लगाया तो क्या होगा? देखिए, जहाँ पे येलो पार्ट था वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं था। यस यस यस। हुई नहीं। तो अब हम इसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप डाल रहे हैं, और ड्रॉप डालने पे हमें ये पता चला कि जहां पे ये येलो कलर था, यानी क्लोरोफिल जहां जहां नहीं था वहां कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, लेकिन जहां क्लोरोफिल था वहां कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इस एरिया में ही फोटोसिंथेसिस हुई है, और इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुई है, दैट मींस क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ये बात इसने प्रूफ कर दी कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो कोई दिक्कत इसमें? 10th क्लास का एक बेसिक एक्सपेरिमेंट हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी दूसरा पॉइंट कहती है दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कोई एक्सपेरिमेंट है इसके लिए आपके पास? हाँ भाई, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लेते हैं, एक को डार्क रूम में रख देते हैं, या एक को रखते हैं और उसके लीफ के ऊपर बैंडेज लगा देते हैं। हाँ, अब हम जो है इसी का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आगे क्या करेंगे हम? अब की हमने एक प्लांट लिया ऐसा जो पॉटेड प्लांट है, धूप में रखा हुआ है, उसे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसकी एक लीफ को क्या करा हमने? इसके ऊपर हमने ब्लैक पेपर लगा दिया। यहां के ऊपर क्या करा हमने? ब्लैक कलर का पेपर इसके ऊपर हमने ऐसे लगा दिया आगे पीछे से, और इसको क्लिप के थ्रू हमने चिपका दिया ऐसे ऐसे।
होल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये धूप में मस्त, बाकी जो पत्तियां हैं वो अपना धूप में नॉर्मली ग्रो कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, लेकिन इस पत्ती की खासियत ये है कि इसके ऊपर जो धूप पड़ रही है सनलाइट की, वो सनलाइट जो पड़ रही है वो इस डार्क एरिया पे तो नहीं पड़ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ कहां पड़ रही है, उस एरिया पे जो एक्सपोज है, ये वाले पे। तो अब जब करेंगे हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो स्टार्च टेस्ट करने में हमें क्या पता चलेगा, जो एक्सपोज एरिया है वहीं पे ब्लू ब्लैक आएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर आपका सिर्फ और सिर्फ यहां आया। ठीक है, इस जगह पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सनलाइट नहीं गई थी, क्लोरोफिल था, हरी चीज, सनलाइट नहीं गई थी। अच्छा। तो इससे पता चल गया दैट सनलाइट इज नेसेसरी। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक लीफ को अब क्या करेंगे हम? लास्ट में डाल के, हाँ, एक वो सॉल्यूशन के शायद के, अब की हमने जो है इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है दिया हुआ। इस लीफ को हमने क्या करा, हमने पॉटेड प्लांट की लीफ को एक ऐसे जार में रखा जो कि ट्रांसपेरेंट था, और इस प्लांट को अंदर रखा। देखिए इसका जो ढक्कन है, इस ढक्कन को पूरी तरह से हमने एयर टाइट रखा हुआ है कि इससे हवा अंदर ना जा पाए। ठीक, और इसकी वजह से यहां पे क्या हुआ कि अब जो लीफ है, आधी देखिए लीफ इस डिब्बे के अंदर है, आधी लीफ इसके बाहर। जो आधी लीफ इसके अंदर है वो डिब्बे के अंदर हमने यहां पे रखा हुआ है KOH। एक हमने कॉटन रखी, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, KOH है। KOH क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खासियत यह है कि इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ये इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मींस इस पूरे कंटेनर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगी। देखिए इसको पानी यहां से मिल रहा है, हरा ये है ही है, सूरज की रोशनी इस पे पड़ ही रही है। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या नहीं है इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आधे के ऊपर तो ब्लू ब्लैक आएगा और आधे के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि जो लीफ अंदर थी उस पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है। दैट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, स्टार्च नहीं बनी, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से ही ये हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? यहां पे हमारे एक्सपेरिमेंट्स का सिस्टम 10th क्लास लेवल पे खत्म हो जाता है। ये KOH वाला हो गया, पूरा सब बता दिया। ठीक, अब जो आते हैं वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ, और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे दूसरी तरह से पहले दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए यहां पे कुछ आपको नाम मिलेंगे जिनको एग्जैक्टली रटना है, और किस लेवल पे रटना है हम जो जो बताएंगे बस वो नाम। तो बहुत सारे आपको यहां दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो नाम जो हम बताएंगे, जिनको हम पढ़ाएंगे, बस वो ही हिस्ट्री पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आपका जोसेफ प्रीस्टले आते हैं। कौन आते हैं? जोसेफ प्रीस्टले आते हैं। ये जोसेफ प्रीस्टले साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एनसीईआरटी के ही लेवल पे हम आपको बता रहे हैं चीजें। जोसेफ प्रीस्टले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो चूहा बिल्ली का खेल था। चूहा जो है और मोमबत्ती, इनको अलग अलग रखा। ये दो जार लिए इन्होंने, एक जार में पहले इस चूहे को हटा दो। इन्होंने क्या करा, इस जार में पहले क्या करा, चूहा नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती है, और ऊपर से ये जार लगा दिया। जब ये बेल जार रखा हो तो बेल जार में नीचे से तो हवा जा सकती, तो इसको मोम से यहाँ पे वैक्स लगा दिया ताकि हवा बिल्कुल ना जाए, एयर टाइट कर दिया। थोड़ी देर बाद आपको पता है, आप ग्लास भी अगर उल्टा करके रख दो किसी मोमबत्ती के ऊपर तो बुझ जाती है। ठीक है, अभी दिवाली है, उस पर भी दिए के ऊपर अगर आप रख देंगे कोई चीज तो वो दिया भी बुझ जाता है। क्यों ऐसा होता है? एयर नहीं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन्होंने, भाई ये बात है 1770 की, ये तो बहुत पुरानी बात है, पता ही नहीं था तो उसके अंदर क्या है। हाँ, तो अभी इनको नहीं पता है कि ये ऑक्सीजन है या ड्रामा क्या है, अभी नहीं पता है। तो इन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, चलो अच्छा देखते हैं। अब की चूहा उठाया और चूहे को भी सेम चूहा रखा, उसके ऊपर ये जार रख दिया। चूहा भी कुछ देर बाद तड़प के मर गया। इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है
क्योंकि हवा में जब यही चीजें जार हटा रहे थे तो सब कुछ सही था, वो जल भी रही थी, चूहा जिंदा भी था। लेकिन जैसे ही जार लगाया तो ये मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्निंग कैंडल है और जो ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी जो एयर है, फ्रेश एयर, उसमें से कुछ चीजें चुरा लेते हैं, वो चीजें गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर कैसे होती, फाउल एयर में बदल गई, खराब हो गई। यानी कि एयर को ये गंदा कर रहे हैं। कैसे गंदा कर रहे हैं? उसके अंदर की कुछ चीजें एयर की जो इनको जिंदा रख रही थी वो हटा ली गई है। समझ में आई बात या नहीं? तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, मिंट प्लांट लिया। क्या लिया? मिंट प्लांट लिया। और सेम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मिंट प्लांट को लगा दिया। जब मिंट प्लांट रखा और मोमबत्ती रखी तो मोमबत्ती भी जलती रही और मिंट प्लांट तो था ही था। चूहा भी जिंदा रहा और मिंट प्लांट तो था ही था। इसका मतलब इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला? कोई चीज ऐसी है एयर हाँ। में जो ये लोग कंबस्ट कर हाँ। खत्म कर रहे कोई तो चीज ऐसी थी एयर से जो ये चुरा रहे थे और मिंट प्लांट उसको वापस दे रहा है, यानी कि उसको रिस्टोर करा रहा है। वो जो फ्रेश एयर और फाउल एयर का कॉन्सेप्ट है, फ्लोजेस्ट्रॉन और डीफ्लोजेस्ट्रॉन, ये दो नाम प्रिस्टले साहब ने दिए। देखते हैं क्या नाम थे और क्या थी चीजें। देखिए, प्रिस्टले ने 1770 में फाउंड दैट बर्निंग कैंडल वुड सून गेट एग्जॉस्टेड इन क्लोज्ड स्पेस ऑफ बेल जार। पता है आपको? सिमिलरली अ माउस केप्ट इन क्लोज्ड स्पेस वुड सून गेट सफोकेटेड एंड डाई। पता चल गई बात। However, if a mint plant accompanied them in bell jar, neither the candle would be exhausted nor the mouse die. अब जरा सुनिए, the plant also grew. Priestley therefore hypothesized that foul air, जिसका नाम क्या है? फ्लोजेस्ट्रॉन। नाम पकड़िए, फाउल एयर को क्या कहा इन्होंने? फ्लोजेस्ट्रॉन कहा। ड्यूरिंग बर्निंग कैंडल और breathing animal respiration could be converted into pure or deflogeston by mint plant। यानी कि जो गंदी एयर थी, फाउल एयर का नाम क्या था? फ्लोजेस्ट्रॉन, और मिंट प्लांट ने उसे सही कर दिया है, डीफ्लोजेस्ट्रॉन कर दिया है। और फिर 1774 में प्रिस्टले साहब ने ही डिस्कवरी करी हमारी ऑक्सीजन गैस की। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया हमें। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत? ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसे आपको रट्टा मारना है, और एनसीईआरटी की लाइन को हम अंडरलाइन करा देते हैं। यहां पे आप जरा देख लीजिए, यहां पे इनकी जो लाइन है क्या है? प्लांट्स रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? प्रिस्टले की हाइपोथेसिस ये थी, ये पकड़ लीजिएगा, एनसीईआरटी लेवल पे भी याद करते चलिएगा। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले साहब ने यूजिंग द सिमिलर सेटअप, यही एक्सपेरिमेंट को कौन थे? जैन इंगेनहॉज। कौन थे साइंटिस्ट? जैन इंगेनहॉज या इंजनहॉज, ये जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिस्टले के ही सेटअप को एक बार दिन में और एक बार रात में रख के करा। यानी कि मिंट प्लांट कैंडल को उठाया, दिन में देखा तो कैंडल जल रही थी, लेकिन मिंट प्लांट और कैंडल को दोनों को रखा और रात में देखा तो कैंडल बुझ गई। अरे सुबह में जल रही थी, रात में बुझ रही है। इसका मतलब इन्होंने कहा ये जो काम हो रहा है, प्रिस्टले साहब बता रहे हैं कि ये फ्रेश फाउल एयर फ्रेश में कन्वर्ट हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस होगी। इन्होंने ये बात प्रूव कर दी दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाउल एयर इनटू फ्रेश एयर। तो ये पॉइंट इन्होंने बताया, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरिफाइज द एयर फाउंड बाय द बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स। ये अगर हम लोग किसी बंद कमरे में करें तो? बंद कमरे में आप करेंगे तो सनलाइट नहीं मिल रही है ना, हाँ। तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी। But वही प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ सनलाइट की बात है। अच्छा, सिर्फ ओपन में ही होगा? हाँ, ये ओपन में ही उन्होंने किया। अभी हम टिपिकल उस पर नहीं जाते हैं कि भाई नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपके तो साहब कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अंदर रखे जा रहे हैं, घर के अंदर रखे जा रहे हैं, आप उस पर तो सनलाइट नहीं पड़ रही तो वो कैसे? हम उस टिपिकल चीजों पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी यहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ठीक,
तो ये पॉइंट पकड़ में आया। अब इंगनहॉस ने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया। इंगनहॉस ने अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, एक्वेटिक प्लांट लिया। एक्वेटिक प्लांट कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पे एक एक्वेटिक प्लांट ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं वाटर हाइसिंथ। अरे एक्वेटिक वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी में ऊपर की तरफ रहते हैं। ये अंडर वाटर प्लांट लिया है, हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला। अब जो हाइड्रिला प्लांट है ये क्या करता है, हमने इसको एक हाउस में ले लिया, एक हाउस ली, उसके अंदर ये हाइड्रिला प्लांट को यहाँ लगा दिया। ये हाइड्रिला प्लांट है अपना, ठीक है, जो भी जैसा भी है बन रहा है बना लो। इसके बाद क्या हुआ, इसमें हमने पूरे में पानी भर दिया है, क्योंकि ये अंडर वाटर है, पानी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट लेके हमने इसको यहाँ लगा दिया। अब क्या करा, इस पे यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी। फनल यानी कीप, आप जानते हो ये फनल होती है, से आपने केमिस्ट्री लैब में यूज किया हो। इसको उल्टा करके रख दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सारा खेल इसी का ही है, यहाँ फनल हमने रख दिया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया हमारा पूरा। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि जो हरी हरी पत्तियां थी उनके हरे पार्ट के पास से छोटे छोटे से बबल्स दिखने लगे। ये बबल्स ऊपर उठे। अब भाई पानी में आपको बुलबुले तो चलते हुए दिखते ही हैं, तो जब सूरज की रोशनी पड़ी तो देखा ये बुलबुले ऊपर जा रहे हैं यार। तो ये बुलबुले क्या हैं, इनका पता करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी। टेस्ट ट्यूब जब रखी तो यहाँ पे गैस इकट्ठा होने लगी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी तो गायब हो जाएगा, जब गैस ऊपर आएगी तो यहाँ पानी गायब हो गया इतनी जगह से। तो अब यहाँ पे वो गैस ट्रैप हो गई। ये जो गैस ट्रैप हुई, इस गैस को पता करा इन्होंने, और पता करा तो ये गैस कौन सी निकली, ऑक्सीजन निकली। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, जिससे इन्होंने ये बात पता करी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट्स जो हैं लीफ के, उनके पास से बबल्स निकल रहे हैं, और वो बबल्स किसके थे, वो ऑक्सीजन के थे। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ग्रीन पार्ट्स ही ऑक्सीजन को निकाल रहे थे, और यही वो ऑक्सीजन है जो वहां से गायब हो रही थी प्रीस्टे वाले एक्सपेरिमेंट में। यही ऑक्सीजन उस एयर से गायब हो रही थी। समझ में आई बात या नहीं? Hence he showed that only the green part of the plant that could release oxygen. इन्होंने कहा कि वो ग्रीन पार्ट ही है प्लांट का जिससे ऑक्सीजन निकल सकती है। क्लियर हो गया है दूसरा एक्सपेरिमेंट? यस सर। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं, यहां पे भी लिखा हुआ पढ़ लीजिए भाई। Jan Ingeno's in an experiment of aquatic plant showed that bright sunlight small bubbles were formed around the green part, while in dark such bubbles did not form. He found that bubbles of the oxygen. He thus confirmed that the purification of air or formation of dephlogiston, ऊपर जो dephlogiston का formation था, is carried out by green parts only in presence of sunlight. बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। उसी बात को घुमा के यहाँ पे लिख दिया गया। लेवोजियर जो थे, लेवोजियर, फ्लोजिस्टोन इज कार्बन डाइऑक्साइड, डीफ्लोजिस्टोन ऑक्सीजन, इन्होंने बात बताई। लेवोजियर साइंटिस्ट थे। लेवोजियर के बारे में आपको पता होगा, केमिस्ट्री में शुरुआत ही होती है लेवोजियर से। इनकी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी थी लेवोजियर वाली। नहीं है पता सर। पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हो तो लेवोजियर की भी तो एक टेबल थी, उन्होंने ऐसे करके ऊपर अपर कर्व्स और नीचे की तरफ ऐसे करके दिए। बताया सर, नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? चलो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑक्सीजन की उन्होंने ही करी थी ना, डिस्कवरी ऑक्सीजन की प्रिस्टले। यस, ठीक है सर। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये तो वो वाला एक्सपेरिमेंट हो गया चूहे वाला और कैंडल वाला। ठीक है, केविन टाउ और प्लैटियर ने डिस्कवर किया और नाम दिया क्लोरोफिल का। ये याद रखिएगा, क्लोरोफिल नाम किसने करा है? प्लैटियर और केविन टाउ ने। ठीक है, डत्रोचिस एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल। डट्रोचिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, अब जूलियस वैन सैक्स आ जाते हैं। इन्होंने कहा, सैक्स साहब, ये SEX वाला नहीं है, SACHS वाला है। ठीक है, जूलियस वैन सैक्स है ये। ठीक है, ग्रीन पार्ट इन प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। वो जो ग्रीन पार्ट था ना, जिससे अभी आपने कहा बबल्स निकल रहे हैं, उसी ग्रीन पार्ट में क्या है, वो प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज, विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो हमने शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत जब हुई तो हमने कहा ये ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज बन रहा है, जो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है,
एज स्टार्च। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसने कहा? सैक्स ने कहा। और दूसरी बात, एनसीईआरटी ने इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के कहा। क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब जो जूलियस वन सैक्स थे, कब कहा? 1854 में। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। इन्होंने कहा कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। और ग्लूकोज यूजुअली स्टोर होता है एज स्टार्च। और बाद में इन्होंने बात बताई कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन सब्सटेंस, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज called chloroplast within the plant cell. He found that green part in plant is where glucose is made and that glucose is usually stored as starch. तो इन्होंने कहा कि जो ग्रीन कलर का पार्ट है वहां क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, जिसको आज हम कहते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट, ये मतलब आज इन्होंने ग्रीन पार्ट की बात की, इन्होंने ये नहीं कहा क्लोरोप्लास्ट, ये कहीं होता है ग्रीन पार्ट में। और फिर वही बात जो आज है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। अब इंगलमैन साहब आते हैं ना। कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट शोन बाय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। आपको स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? एनसीईआरटी के स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? पहला आपने साइंटिस्ट पकड़ा जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा साइंटिस्ट पकड़ा आपने जे एंगनहॉस, तीसरा आपने साइंटिस्ट पकड़ा सैक्स, और चौथा जो है इंगलमैन, इंगनहॉस, इंगलमैन। ठीक है, आप तीसरे साइंटिस्ट की तरफ बढ़ चुके हो, चौथे। और चौथा साइंटिस्ट जो है वो यूज कर रहा है प्रिज्म का, और ये एक एल्गी को यूज कर रहा है। वो एल्गी कौन सा है? क्लैडोफोरा है, एक एरोबिक एल्गी है। एरोबिक, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन निकालने वाला। ये रखा कौन? क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। एरोबिक तो वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। हाँ सॉरी, जिनका रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब जो रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया लेके ऑक्सीजन निकाल रहा है। और यहां हमने लगाया एक प्रिज्म, और यहां लगाई सनलाइट। और सनलाइट जब प्रिज्म के ऊपर पड़ती है 7 पार्ट्स में स्कैटर होती है, तो हाँ 7 रंगों में बिखर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो 7 रंग हैं सनलाइट के, VIBGYOR, विब्रियो। ठीक है, वेबग्योर है। अब ये जो वेबग्योर है ये इसके ऊपर पड़ रहा है, और इसी मीडियम में हमने क्या रख दिए हैं? हमने रख दिए हैं कुछ ऑक्सीजन लवर्स, एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ क्या रख दिया हमने? एरोबिक बैक्टीरिया। ये ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे है? ऑक्सीजन लवर हैं, मतलब जब ऑक्सीजन इन्हें मिलेगी ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। थोड़ी देर बाद इस सेटअप में हमने देखा कि इस लाइट के पड़ते रहने से जो ये हमारा क्लैडोफोरा था, इसके आसपास जो ब्लू और रेड कलर का रीजन था वहां बैक्टीरिया ज्यादा मिले। समझ में आई बात या नहीं? यानी ब्लू और रेड कलर के रीजन में बैक्टीरिया ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, वो कहां ज्यादा हो रही है? ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा हो रही होगी। और इसी से इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने बनाया फोटोसिंथेसिस का, इस तरीके से डिस्क्राइब किया। क्लियर हो गई बात या नहीं? यस सर। आपको ये बात, इसमें 3 चीजें पता चली। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने किया ये बात, प्रिज्म के थ्रू लाइट को स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर दिया। कौन सा एल्गी लिया? क्लैडोफोरा लिया, एक ग्रीन एल्गा है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये भी याद रखिएगा कि ग्रीन है कि कैसा है। उसको सस्पेंशन किसमें हमने डाला है? एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाला है। एरोबिक बैक्टीरिया कहां ज्यादा इकट्ठा हुए? रेड और ब्लू लाइट के रीजन में। फिर क्या हुआ? इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला? उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है, यहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का एक्शन हो रहा है, यहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा निकल रही होगी।
भाई ये बैक्टीरिया यहाँ क्यों एक्यूमुलेट हुए हैं? ये बैक्टीरिया यहाँ इसलिए एक्यूमुलेट हुए हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने का मतलब है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, तो इसलिए ये बैक्टीरिया यही है। इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही होगी, इसलिए इनका एक्यूमुलेशन यहाँ ज्यादा हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? चल अब हम लोग इसके बाद आगे आते हैं, पहले उधर देख लेते हैं, साथ साथ चला रहे हैं हम, साइड में नोट्स भी आपके इधर वाले भी चला रहे हैं। देखिए इंगलमैन ने क्या कहा, स्प्लिट करी लाइट को कंपोनेंट्स में, ठीक है, ग्रीन एल्गा लिया है, क्लैडोफोरा, और एक्शन स्पेक्ट्रम बना दिया। ब्लैकमैन ने, देखिए इसके बाद आ जाता है सन, देखते चलिए, इवेंट्स देखते चलिएगा। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया, एक अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस या कोई भी रिएक्शन जब कभी होती है और उसके पीछे कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है और इसमें कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन भी, क्लोरोफिल हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, कई फैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जो सबसे कम अमाउंट में होगा फैक्टर, वही इसकी रेट को डिटरमाइन करेगा। रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है? जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी, तो वही लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। आपने केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े होंगे, जो पूरी रिएक्शन को गवर्न कर रहे होते हैं, उन्हें लिमिटिंग रिएजेंट कह रहे होते हैं। वही चीज यहां है, यहां लिमिटिंग फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद वार्बर एक साइंटिस्ट थे, फर्स्ट एम्प्लॉयड क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी फॉर स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने फोटोसिंथेसिस की स्टडी के लिए क्लोरेला को यूज किया। ही स्टडीड द इफेक्ट ऑफ हाई O2 कंसंट्रेशन, पॉइजन्स लाइक साइनाइड, साइनाइड का भी यूज किया था, ठीक है, और लाइट फ्लैशेस ऑन फोटोसिंथेसिस, इन सब का यूज किया गया। मतलब इन सब के एक्सपेरिमेंट हुए किसके ऊपर? क्लोरेला के ऊपर। वो ऊपर वाला था क्लैडोफोरा, ये कौन है? क्लोरेला, ठीक है। ये यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है। अब जो वैन नील है, अगला हम लोगों का एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर आ रहा है, वैन नील। वैन नील साहब देखिए, हम लोगों ने कितने पढ़ लिए हैं? साइंटिस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बता रहे हैं। सबसे पहला जोसेफ प्रिस्टे, दूसरा इंगेनहॉस, फिर सैक्स, फिर इंगलमैन, और अब ये वैन नील। ही स्टडीड विद पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर, और डिमॉन्स्ट्रेट की फोटोसिंथेसिस इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन्होंने क्या कहा कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, वही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा पकड़िए इस बात को। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भाई साहब ने कह दिया कि जो सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन या पर्पल, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया अपने लिए रॉ मटेरियल H2S लेगा, ठीक है। और यहां पे वही बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा जो फोटोसिंथेसिस है, देखिए हमने आपको फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ाया, यहां पे एक रिएक्शन बताई, क्या कहा हमने आपसे कहा CO2 प्लस H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये बात ही बताई थी हमने आपको। अब यहां क्वेश्चन है साहब, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, बच्चा ये समझिए, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? आपके इसके पास भी ऑक्सीजन है, आपके इसके पास भी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो निकल रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो कहां से निकल रही होगी? आपका वाटर ही ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आ जाता है? इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीजन निकल रही, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। नहीं, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का लगना रिडक्शन होता है। तो ये एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ठीक है। यहां पे ही वो बात आ जाती है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यही बात यहां से आपको पढ़ना होती है। चलिए फिलहाल आपको यहां एनसीईआरटी की लाइन ये जो कह रही है, क्या कह रही है? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कहां गया? ये
तो यहां पे देखिए आप, यहां क्या हो रहा है, यहां हाइड्रोजन इससे निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल के इधर चला जा रहा है, और ये किसमें बदल गया है, सिर्फ इसमें बदल गया है, दिख रहा है? ठीक, तो इसका क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो आपके ऑक्सीडेशन हुए किन भाई साहब के, यहाँ Oxidation starting H2S, हुआ। H2A। अब यही हाइड्रोजन सल्फाइड होती तो इसका रिडक्शन हो जाता, ऑक्सीडेशन होता, और ये क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो वही बात यहां लिखी हुई है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, रिडक्शन, रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यही बात हम यहां अभी बोल रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, यहां रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ ऑक्सीजन के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होता है फिलहाल। ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के लेवल पे ही देखिए। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन हो तो गया। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक लेवल पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है इसमें, तो इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। और तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन हो गया, यहाँ वाटर हो गया। वाटर। अगर यही H2S होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। यानी कि ये जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए भाई कि वाटर ही होना चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगी। पॉइंट पकड़ में आया? आपको बनाना है कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाना है, वो बैक्टीरिया जब कर रहा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तब उसने यहां पे, आप गौर करिए, उसने यहां वाटर लिया ही नहीं, यहां सल्फाइड ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया और उससे अपना कार्बोहाइड्रेट बना डाला। मेरी बात समझ में आई? इसी वजह से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये पॉइंट हमने आपको बताया था वहां पे प्लांट किंगडम में कि जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा वो ऑक्सीजन नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकाल रहा, आप समझ में आया? क्योंकि वहां इसको लिया जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया जा रहा है, आयरन बैक्टीरिया है, ठीक है, वो आयरन को ले रहा है। आपने उसमें बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, वही क्लासिफिकेशन वाले में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया व्हेन H2S, देखिए जब H2S होती इंस्टेड ऑफ H2O, यूज्ड हाइड्रोजन डोनर, नो ऑक्सीजन इवॉल्व्ड हियर। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। ही रिफर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट CO2। अभी मैंने यही बात बताई कि भाई साहब ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन इन दोनों में से आ सकती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ सकती है या वाटर से आ सकती है, फिर ये हाइड्रोजन से H2O से ही आ रही है। इस बात को कौन प्रूव कर रहा है? किन्होंने अभी बताया, ये कौन थे? वैन नील। लेकिन इसका 100% जो बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ दिया है वो रूबेन कैमन और हैसेड थे, या रूबेन कैमन थे, ठीक है, वो साइंटिस्ट, उन्होंने इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताया। और ये यहां देखिए, रूबेन कैमन या रोमन कैमन हैसेड, ठीक है भाई साहब, ये मेरे CPMT 2009 में ये पेपर में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन, किसने ये बात बताई कि ऑक्सीजन निकल रही है? किससे? ऑक्सीजन वाटर से निकल रही है। उन्होंने एक हैवी आइसोटोप लिया था ऑक्सीजन 18 का। उन्होंने जब वाटर को डाला, प्लांट को जो पानी दिया, वो पानी कौन सा दिया? जिसमें ये था O18 वाला, और उसको प्लांट को फोटोसिंथेसिस होने दी और एक बंद चेंबर में ही रखा, ठीक है। उस चेंबर में हमने स्टडी करी जो गैस ऑक्सीजन निकल रही थी उसकी। समझ में आई बात या नहीं?
वो जो ऑक्सीजन निकली वो O18 वाली थी। वैसे O कितना होता है? 16 होता है, आपको पता है? वो 16 होता है ना, इसका मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। यहां कितना लिया है? O18, हैवी आइसोटोप लिया है। भाई साहब ये समझ लीजिएगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं, ये हैवी आइसोटोप है, बिल्कुल वैसे ही। वो हर्षेचेस। हाँ, हर्षेचेस नहीं, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव होता है, 17 और 14 सेंसर स्टॉल N14 N15 वाला लिया था, N15 हेवी आइसोटोप था, सेंसर स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। यस, इसे बनाते कैसे हैं? मतलब हैवी आइसोटोप मिल जाते, बनाते थोड़ी बैठ के, ठीक है, और कुछ बना भी लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आपने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा, उसी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स बनाए भी जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ हैवी आइसोटोप का यूज करा है, O18 वाला। और कौन थे साइंटिस्ट? रूबेन, कैमन और हेसिंग। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, हम ये पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन यहां से निकल रही है, लेकिन इससे पहले हम लोग इस पॉइंट पे थे, वैन नील वाले पे। एनसीईआरटी की लाइन आपको क्लियर हो गई। तो वैन नील का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन डोनर जो है, प्रोटॉन डोनर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। मेन चीज थी प्रोटॉन को डोनेट करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड से लिंक कर जाए, और वो प्रोटॉन के क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा। क्लियर होगी? कोई दिक्कत इसमें नहीं। यही बात एनसीईआरटी तो कह रही है, ये एनसीईआरटी यही तो कह रही है ना? तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ठीक। तो ये माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था अंडरस्टैंडिंग तो वैन नील का, ठीक, जो ये हो गया, खत्म हुई किस्सा। यस सर। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये कौन थे? एंगलमैन थे। इसके बाद ये वैन नील आ गए। वैन नील के बाद ये वाला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन निकल रही है, ये सब बातें हो गई। तो फोटोसिंथेसिस की एक ये इक्वेशन आपकी आ जाती है इस तरीके से, ठीक। और हम लोग एक्सपेरिमेंट खत्म कर चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे, ठीक। इसके अलावा अब आ जाइए, 2-3 एक्सपेरिमेंट हम और बता रहे हैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिनसे क्वेश्चन आगे उठेंगे। जैसे हिल साहब है, ठीक है, हिल साहब, इनकी याद रखिएगा। हिल, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्ड इन लाइट रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय आइसोलेटेड इल्यूमिनेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ suitable electron acceptor and the absence of oxygen। हिल साहब ने हिल रिएक्शन दी थी, वही हिल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हम Z वाला, वो हिल रिएक्शन थे। रूबेन कैमन हो गया। आर्नन ने डिस्कवर किया फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे आएगा, बात पकड़ लीजिए, किसने डिस्कवर किया? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है बच्चा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। नो, phosphorylation is the formation of ATP। Photophosphorylation in presence of light, formation of ATP। कौन साइंटिस्ट जिसने ये ATP के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कवर की? आर्नन, ठीक है। इन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप ये लिया था, ये सब काम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वगैरह। मैंने में ग्लाइकोलाइसिस होता है ना? यस, वहां ग्लाइकोलाइसिस। आप कैल्विन साहब थे, कैल्विन साइकिल जिसे आप कहते हैं, वहां पे भी कैल्विन साहब ने भी C14 लेके स्टडी करी है, नोबेल प्राइज मिल गया था इनको। कैल्विन साइकिल जिसे आप डार्क रिएक्शन कह रहे हो, कैल्विन साइकिल, ठीक है। C14 लिया था इन्होंने, कैसा था? रेडियो एक्टिव। उसको लेके पूरा इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड लेके और पूरा देखा, ट्रेस करा, तो पता चला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये सारी चीजें होते हुए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, PGA, DPGA, PGAL, याद आ रहा है? वो सब पूरा बनता चला जाएगा। तो ये कैल्विन था। इमर्सन ने 2 पॉइंट पकड़े हैं, इमर्सन इनरिचमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप। इमर्सन के 2 हैं, इन्होंने रेड ड्रॉप और इनरिचमेंट इफेक्ट के बारे में बात करी। अभी इसका एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं, हिल और बेंडल जेड स्कीम जो होती है, आपको बताया ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जेड स्कीम, ये इन्होंने बताई। भाई नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट के, पकड़ने वाले जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उनका नोट्स बना लीजिएगा। हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसे हम C4 के नाम से भी जानते हैं, ये हैच एंड स्लैग साइकिल था, ठीक है, 1665 में।
आगे आते हैं। अब रॉ मटेरियल आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सब बता चुके हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। एक यहाँ पे देखिए पॉइंट आता है, वैन नील का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें यहाँ पे रॉबिन हिल इलस्ट्रेटेड दैट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया, यहां डाल लिया। ठीक है, किससे निकाला था? स्टेला मीडिया प्लांट का नाम पकड़िएगा। हिल ने स्टेला मीडिया प्लांट कर लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट और हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये सारे कोई भी हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व कर रहे थे ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये कहां हो रहा था ऑक्सीजन इवोल्यूशन? क्लोरोप्लास्ट में होता है। हिल ऑक्सीडेंट कहलाते हैं और ये रिएक्शन पूरी कहलाई हिल रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गई? ये हिल रिएक्शन हो गई। NADP की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक, हिल रिएक्शन पूरी आपको बता दी गई है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहां पे कर रहे हैं। रूबेन, कैमेन और हैसेड वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने बताया, ये O18 ली थी इन्होंने और O18 लेके यहां O18 निकली थी। क्लियर हो गई? अब लाइट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो सनलाइट हमारी आती है वो सनलाइट कैसी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी सनलाइट आती है, सूरज से जो सनलाइट आ रही है, वो असल में सूरज जो है उसमें, पहले तो हमें यह बताइए कि सूरज में जो रिएक्शन चल रही है वो कौन सी है? जुड़ने वाली, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन चलती है, फिजन होती है ना, और उससे बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कई तरीके की रेस की फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, वेबग्योर, उसके बाद इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद फिर रेडियो वेव्स आगे चलती है। वो वेव्स का जो पैटर्न है वो ये है। ठीक, सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले आपका जो सनलाइट से इधर आ रही हैं वो कौन सी होगी? कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक गामा, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट। हाँ, तो ये आपको यहां दिख रहा है कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर लाइट स्पेक्ट्रम जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर इलेक्ट्रिक या रेडियो वेव्स आगे चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये जो लाइट आ रही है, लाइट का स्पेक्ट्रम आप चाहिए इसको ऐसे करके देख लीजिए मोबाइल में अपने, तो आपको दिख जाएगा सारा लाइट का स्पेक्ट्रम पूरा है। बना लेंगे आप इसको, लाइट का स्पेक्ट्रम को याद कर लेंगे। फिजिक्स में तो याद करा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी याद करा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, लाइमन, बामन, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज भी पढ़ रहे थे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में। खैर, अब हमें क्या करना है? हमें बायोलॉजी में पढ़ना है। तो बायोलॉजी में जो विजिबल लाइट होती है हमारी, ये लाइट कितनी आती है, क्या होता है? यहां देखिए, ये रेडिएशन आपका आ रहा है, जो वो रेडिएशन यहां है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा रेडिएशन है यहां दिया हुआ। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, फिर लाइट स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, फिर इलेक्ट्रिक रेस और फिर रेडियो वेव्स। ठीक, जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है वो 390 से 760 के करीब होता है। 390 से 760 इतनी वेवलेंथ को हम देख पाते हैं। और ये किसमें है? नैनोमीटर में। किसमें है बेटा? ये नैनोमीटर में दी गई है वेवलेंथ, जितनी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। 390 760 कॉम्प्लेक्स। हाँ, आप इसे एंगस्ट्रॉम में मत बदल लीजिए, एंगस्ट्रॉम में फिर ये ज्यादा हो जाएंगी और आपको नीट ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आपको ज्यादा थोड़ी कहेगा, बताओ कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक था? आप कहोगे 390 to 760 एंगस्ट्रॉम वहां लगा हुआ है। आप बता, अरे यही है, सर ने बताया था, वहां एंगस्ट्रॉम में है, ये देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको खेला कर देगा आपके साथ में। ठीक है, तो ये 39003600 एंगस्ट्रॉम होगा। जब एंगस्ट्रॉम में आएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है और नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। आते हैं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये तो पता ही है। अब यहां पे वायलेट तो आपको पता है, वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट रहता है रेडिएशन।
अब तुम्हें पता है अल्ट्रावायलेट यानी यूवी, यूवी भी 3 तरीके के होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, पता है ना, ये बता चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपको जो है वो बी वाला पहुंचा रहा है, ठीक, छोड़ दीजिए, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब कभी पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो वायलेट जो होता है, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, वायलेट VIBGYOR। अब ऑरेंज रेड, और फिर यहां पे देखिए, यहां 2 पॉइंट पकड़िएगा, एक है रेड, कौन सा, ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड है 650 से 660, और रेड जो है वो 660 से 760, और जो इसके ऊपर आता है उसे कहते हैं फार रेड। जो 700 से ऊपर के रहता है उसे क्या कहते हैं, फार रेड। इस पॉइंट को पकड़ लिया। देखिए रेड और फार रेड, अगर रेड तक की बात कर रहे हैं तो 660 से 700 तक चले जाओ तो रेड रहेगा। 760 के ऊपर, 700 के ऊपर बढ़ रहे हो उसके रेडिएशन को क्या कह रहे हैं, फार रेड कह रहे हैं। ये पॉइंट पकड़ लिया मेरा, वो दिमाग में आ गई ना, ये बात तो आ गई। अब बस इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं इमर्सन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें रेड ड्रॉप की बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखिए इमर्सन का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें रेड ड्रॉप की बात हो रही थी, कहां गया है वो एक्सपेरिमेंट, है कुछ इस तरीके से। यहां पे इमर्सन ने क्या करा, मोनोक्रोमैटिक लाइट ली, सिंगल हाँ, कलर्ड लाइट, सिंगल मोनोक्रोमैटिक। देखिए आपने एक प्रिज्म पढ़ा होगा, निकोल प्रिज्म, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, आपने पढ़ाई तो ज्यादा ही कर ली है इसलिए आपने निकोल प्रिज्म नहीं पढ़ पाया। जो मिस हो जाती है चीजें वो हम बता देते हैं। पानी भरा होता है। आपने जब डीपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट पढ़ी थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ी थी कहीं, PPLO नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भैया फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन लाइट का पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है, नहीं पढ़ा होगा आप लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म। इससे हम क्या करते हैं, पहले लाइट को स्प्लिट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक स्लिट वाला, इसमें एक पेपर लगा दिया है हमने, उसमें एक स्लिट है हल्की सी, सिर्फ एक कलर की लाइट इससे निकलेगी, बाकी सारी लाइट्स रुक जाएंगी। तो इस तरह से हम निकालते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। कोई बात नहीं है, थोड़ी पढ़ाई ज्यादा कर ली आपने, ये सब मिस हो जाता है, ज्यादा पढ़ने वालों का ये होता है। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट हमने ली है किस कलर की, रेड कलर की। और रेड कलर की जो लाइट ली है मोनोक्रोमैटिक लाइट 680 नहीं है, अभी हमने कितना बताया, 660 से 700, 680 से पहले पहले की लाइट हमने डाली। जब 680 से पहले पहले की लाइट डाल रहे थे, ये देखिए यहां पे 660 तक की लाइट थी, ठीक है, 70 की लाइट हुई, जैसे ही 680 के ऊपर गए, वेवलेंथ हमने जैसे ही बढ़ाई, और यहां फोटोसिंथेसिस की जो क्वालिटी है वो कम होने लगी, फोटोसिंथेसिस कम हो गई अचानक से। यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब हम वेवलेंथ 680 के ऊपर ले जा रहे हैं तो अचानक से एक ड्रॉप आ जा रहा है, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। किसने देखा, ये इमर्सन साहब ने देखा। क्लियर, यानी वही कोई एल्गी वगैरह लिया और उसकी फोटोसिंथेसिस के रेट को देखा है, ऑक्सीजन निकल रही है और उस पर हम लाइट की वेवलेंथ को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। तो रेड लाइट जो थी 660, 670, 675, 69 तक तो सब सही था, लेकिन 69 के आगे जैसे ही गए अचानक से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, ऑक्सीजन कम बनने लगी। इसको क्या कहा इन्होंने, रेड ड्रॉप कहा। इसको क्या कह दिया इन्होंने, रेड ड्रॉप कहा, ठीक। एक शार्प डिक्लाइन दिख रहा है। लेकिन फिर इन्होंने 2 लाइट्स को मिलाया, एक तो रेड कलर की, ब्लू कलर की लाइट को मिला के अब डाइक्रोमैटिक हो गई, 2 मोनो नहीं रही, अब कैसे हो गई, डाइक्रोमैटिक। तो इंडिविजुअल जो ब्लू कलर की लाइट थी, हो सकता है वो जितनी फोटोसिंथेसिस कर रही हो, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का टोटल उतना ही आना चाहिए। मान लो ब्लू वाली जो लाइट थी उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी 10, जस्ट इमेजिन, हम कोई यूनिट नहीं ले रहे, और रेड वाली में फोटोसिंथेसिस हो रही थी 15। आप ध्यान से देखिए जरा इस पॉइंट को, रेड वाली में कितनी हो रही थी, 15,
ब्लू वाले में हो रही थी 10, लेकिन जब दोनों को मिलाया लाइट्स को और तब डाला तो फोटोसिंथेसिस आई 30 है। ये कब हुई को आनी कितनी चाहिए थी, लिटरली 25 आना चाहिए थी, लॉजिक तो यही था, लेकिन वो 5 और इनरिच हो गई। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए इसका नाम रख दिया गया इमर्सन इनरिचमेंट इफेक्ट। तो वही है द सम टोटल ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट सेपरेटली बाय 2 लाइट बीम्स। क्या हुआ, एक्सेस में आ गया, इट इज इन एक्सेस, ये इसके एक्सेस में चली गई। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इमर्सन एनरिचमेंट या फोटोसिंथेटिक एनरिचमेंट इफेक्ट। कोई दिक्कत, बोलिए। इमर्सन साहब ने ये करा था, क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये बात बता दी। ठीक है, इमर्सन का एनरिचमेंट इफेक्ट पता चल गया। अब इससे पता क्या चला, यही एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बता दिया कि किसी भी प्लांट में एक नहीं 2 तरीके के फोटो सिस्टम्स होते हैं, 2 फोटो सिस्टम होते हैं। प्रेजेंस ऑफ 2 फोटो सिस्टम्स और प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। हमारे प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के लाइट को हार्वेस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, और इसके अलावा आपको कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, है ना, ये अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स हो सकते हैं जो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इमर्सन एनरिचमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप किसने दिया था, इमर्सन दिया था 1957 कहीं पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यही आपका एक्सपेरिमेंट देखिए बना हुआ है, थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन और ये इमर्सन इफेक्ट। आप चाहिएगा इसको अलग से लिख लीजिएगा, नोट बना के अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, इन पॉइंट से क्वेश्चन उठे हैं पिछले सालों में, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूं, वरना तो कोई बताने की जरूरत थी नहीं। अब हमें ये बात यहां तक पता चल गई कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उस फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है, और उससे इमर्सन एनरिचमेंट इफेक्ट की बात आ गई। लेकिन एक और बात लाइट की आती है, लाइट पे ही चल रहे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा लंबी होगी, हम कर रहे हैं तो चर्चा तो लंबी होगी। अब लाइट जो होती है, आपको वेवलेंथ सारी पता है, 390 से 760 तक के रेंज को आपने देखा कि आप इसको देख सकते हो, आपकी आंखें इसको देख सकती है, इसे विजिबल लाइट कहते हैं। और ये सब सोलर रेडिएशन है। जो सोलर रेडिएशन आता है, याद रखिए, जो सोलर रेडिएशन आता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा के, ये 50% रेडिएशन तो वापस चला जाता है, और जो कुछ भी आता है उस बचे हुए रेडिएशन का, यानी बचा हुए 50% का सिर्फ 2% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। दैट मीन्स अगर 100% देखें तो 100% का सिर्फ 1% ही फोटोसिंथेसिस करा रहा है। यानी टोटल जितना भी सनलाइट गिर रही है उस सनलाइट का कितना, सिर्फ 1% ही आपका फोटोसिंथेसिस कराने में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है? ये जो लाइट है जो फोटोसिंथेसिस करा रही है, दिख नहीं रही है, दिख तो हमें बहुत सारी लाइट रही है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस करा रही है उस लाइट के रेंज को कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर। समझ में आ गई बात या नहीं? पार जो है वो कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर। वो अभी आ रहे हैं, अभी पिगमेंट सिस्टम पे आएंगे तब बताएंगे, वो अभी बताएंगे। तो यहां पे बात आपको समझ में आई, पार कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। एक बार फिर से कोई रिवीजन हो जाए, आप बोर ना हो इसलिए। तो पहली बात हम लोगों ने करी फोटोसिंथेसिस में पुराने 10वीं क्लास के एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए 11th और नीट लेवल पे, वो कौन से थे एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहला था जोसेफ प्रिस्ले, इंगेनहॉस, सैक्स, इंगलमैन, वैन नील। क्लियर है? ये इतने एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए। उसके बाद हमने ये बताया कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें चाहिए होती। तो हमने आपको बताया कि इसमें रॉ मटेरियल आपके पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। ये पिगमेंट क्या होते हैं, इन सबके लिए हमें पढ़ना होगा कुछ एक लेवल पे जाके क्लोरोप्लास्ट को। तो अभी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो में सब काम होगा। ठीक है, कोई इसमें अब खेल ही नहीं है। इसी वीडियो में सब लोग
पूरा करेंगे, आगे तक बहुत लंबा जाएगा। आगे चल रहे हैं तो अब सबसे पहली बात क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर देख लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है क्या नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, सेल चैप्टर पढ़ा है, तभी आप यहां तक आए होंगे। आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा परमिएबल होती है, लिखा है ना, इसमें लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में 10th जो। तो सेल चैप्टर में आपने जो ये देखा है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, इस डायग्राम में डबल बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के कंपेयर में लेस परमिएबल है। और नीट का यही क्वेश्चन था, शायद इस साल 2025 का ये क्वेश्चन था कि कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है। ये 24 का, ये अभी लेटेस्ट में आया है नीट में। तो क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपेयर में लेस परमिएबल होती है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। और इन पूरे क्वाइंस का एक स्टैक बन गया, इस स्टैक को कह देते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं बेटा, ग्रैनम। ग्रैनम किसको कहते हैं, ग्रैना मतलब एक, ग्रैनम सॉरी ग्रैनम मतलब एक, ग्रैना मतलब कई। और इसको जोड़े हुए लैमिलीज होती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। ये स्ट्रोमा लैमिली हो गई, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। अब इसी में लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसका जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कह देते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, 70s आरएनए हो सकता है, राइबोसोम 70s टाइप का राइबोसोम हो सकता है। इसका अपना डीएनए हो सकता है, इसीलिए ये सेमी कंजर्वेटिव सेमी ऑटोनोमस सेल कहते हैं। इसका अपना डीएनए, सर्कुलर डीएनए हो सकता है इसमें, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इतनी चीजें इसमें होती हैं। अब थाइलेक्वाइड के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इस तरीके से थाइलेक्वाइड भी होता है, ऐसा। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये जो थाइलेक्वाइड है इसके अंदर भी थोड़ी सी जगह है। ये जो अंदर का स्पेस है इसे कह देते हैं ल्यूमेन, ठीक है, ठीक, ल्यूमेन, ठीक। तो ये जो ल्यूमेन है ये इसके अंदर का स्पेस है। और ये एक थाइलेक्वाइड जब दूसरे थाइलेक्वाइड के ऊपर ऐसे आएगा, एक थाइलेक्वाइड ये है, फिर ये थाइलेक्वाइड है, फिर इसके नीचे थाइलेक्वाइड है, तो इसके ऊपर अभी यहां पे जो पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं, जैसे ये पार्ट है एक थाइलेक्वाइड, इसके नीचे दूसरा थाइलेक्वाइड है। तो आप अगर इसे गौर से देखिए तो कहीं पे तो ये चिपका हुआ है एक दूसरे के ऊपर, और ऊपर की तरफ ये क्या है, चिपका है किसी से नहीं, नीचे की तरफ क्या ये चिपका है नहीं। तो ये वाला क्या कहता है, अनएप्रेस्ड पार्ट, ठीक है, अनएप्रेस्ड। और ये वाला एप्रेस्ड, ठीक है, अनएप्रेस्ड और एप्रेस्ड पार्ट। समझ में आई बात या नहीं? यहां पे इस पॉइंट को पकड़ना था, बहुत जरूरी पॉइंट है ये जो आपको यहां दिखा रहा है। ये थाइलेक्वाइड का एक पार्ट है, ये थाइलेक्वाइड दूसरा है, ठीक है। इनके बीच में आप देखिए ये वाला है प्रेस्ड या एप्रेस्ड पार्ट, जो दबा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एप्रेस्ड। और ये वाला है पार्ट, ये कहलाता है अनएप्रेस्ड पार्ट। क्लियर? थाइलेक्वाइड में एप्रेस्ड और अनएप्रेस्ड पार्ट होते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे ही हम लोग बात और करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा। अगर हम एक थाइलेक्वाइड को और गौर से देखें तो इस थाइलेक्वाइड में क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है थाइलेक्वाइड की, ये क्या है, हम स्ट्रक्चर थाइलेक्वाइड का देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर यहां पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट्स होते हैं। अब वो पिगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल,
ठीक है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल ये हमारे क्या है, पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा यहां पे एक F1 F0 पार्टिकल भी होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था F1 F0 पार्टिकल, और यहां पे हम लगा देते हैं CF1 CF0, बिल्कुल जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे होता है, ठीक है। और इसके अंदर ATP सिंथेज नाम का एंजाइम होता है, ATP सिंथेज, ये इस नाम का एंजाइम होता है, ठीक। ये क्या है, इसकी ल्यूमेन, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? यहां जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स ही लाइट को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। तो असल में जो आपका यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, ये इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ग्रैनम पार्ट और दूसरा हो गया स्ट्रोमा पार्ट। तो जो स्ट्रोमा होता है इसमें चलती है डार्क रिएक्शन। क्या चलती है बेटा, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा रीजन में क्या चल रही है, डार्क रिएक्शन, और ग्रैनम रीजन में क्या चल रही है, लाइट रिएक्शन चल रही है, लाइट रिएक्शन चल रही है। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट हो गए। फोटोसिंथेसिस में कितने पार्ट हो गए बेटा, दो पार्ट हो गए। एक तो लाइट रिएक्शन का पार्ट हो गया, एक डार्क रिएक्शन का पार्ट हो गया। यानी कि अब हम लोग उस मुकाम पे आ गए कि हम फोटोसिंथेसिस में घुस रहे हैं धीरे धीरे करके। फोटोसिंथेसिस इसकी कोर में जा रहे हैं, कैसे हो रही है हम वहां तक पहुंच गए हैं। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट हो रही है। एक तो हो गई लाइट रिएक्शन, क्या हो गई, लाइट रिएक्शन, या इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन, या इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। या यहीं पे ही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। समझ में आई बात है नहीं? इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि यहीं से अब खेला बदल जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल हम अलग लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती हैं, थोड़ी चीजें समझिएगा। देखिए, जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे कि आप लोग खाना खाते हो, अपने आप को चलाने के लिए आप खाना खाते हो, लेकिन क्या आप खाने से अपने आप को चला पाते हो? अगर खाने के अंदर इतनी ताकत है तो रोटी को अपने आप चला जाना चाहिए था, आलू जलने लगता है ना। लेकिन प्लांट्स चलते हैं, उनको चाहिए है सनलाइट, वो सनलाइट से चल रहे हैं। आप उन्हीं प्लांट की एनर्जी से बना रहे हो अपनी एनर्जी एटीपी, तब आप चल पा रहे हो। तो कोई भी रिएक्शन जो जीवधारियों के अंदर हो रही है, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर हो रही है, वो सारी की सारी रिएक्शंस चल रही हैं एनर्जी से, और वो एनर्जी क्या है, एटीपी। समझ में आई बात या नहीं? अब प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, तो इनके अंदर एटीपी कैसे बनेगा? तो और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली डार्क रिएक्शन में ही मेन काम होता है। डार्क रिएक्शन का जो मेन काम है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। अब इस कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए चाहिए है एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी एटीपी है, NADPH है। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो ये एटीपी और NADPH2 है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। तो हमारा काम क्या है, हम इस एटीपी को बना लें, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो हम सनलाइट से एटीपी को यहां बनाते हैं, किस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में, क्योंकि सनलाइट की ही प्रेजेंस में ये काम हो सकता है, एटीपी बन सकता है, इसलिए हम फिक्सेशन कर देते हैं। और इसके बाद इसके लिए तो सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए ये कैसी हो गई, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो गई और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन किस तरीके से चलती है उसके बेसिस पे ये तीन टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। तो उसी टाइप से तीन टाइप के ये प्लांट्स हो सकते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। समझ में आई बात या नहीं? यस सर।
तो अब हमें क्या करना है, सनलाइट से एटीपी को बनाना है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गई? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना किसमें, किसको, लाइट को केमिकल, फोटो को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। किस रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में। कोई दिक्कत इसमें? तो अब सनलाइट को ट्रैप करने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? हमने आपको बताया जो चीजें सनलाइट को ट्रैप करती हैं उन्हें कहते हैं पिगमेंट्स। अब प्लांट्स में ये पिगमेंट कहां होते हैं? अभी हमने आपको बताया, ये प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड है और ज़ेंथोफिल है, ये सब पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे क्या क्या कहां अरेंज होते हैं, आगे इसको देखें थोड़ा। एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपका दिल करे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस की तो पढ़ लीजिएगा, अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और हमने आपको बताया कि कई तरीके के पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गए या कैरोटिनॉइड्स हो गए। ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल भी होते हैं। ठीक, क्लोरोफिल के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। क्लोरोफिल आपने पढ़े हैं, क्लोरोफिल जो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया था सेल चैप्टर में, तो वहां बताया था क्लोरोफिल 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं क्लोरोफिल? 5 तरीके के क्लोरोफिल होते हैं। A to E। हाँ, तो क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल जो है वो 5 तरीके के, क्लोरोफिल A, B, C, D और E। हमने आपको बताया था क्लोरोफिल A और B ग्रीन एल्गी में मिलता है, क्लोरोफिल A और C ब्राउन एल्गी में मिलता है, और क्लोरोफिल A और D रेड एल्गी में मिलता है, और E आपको मिलेगा कहाँ? बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल A जो है ये यूनिवर्सल है, ये कॉमन रहता है। ठीक है, इसका कलर ब्लू या ग्रीन है। हाँ, अब जरा इसके कलर्स के ऊपर आ जाइए, तो एनसीईआरटी में इसके कलर दिए हुए हैं। तो A किस कलर का है? ब्लू ग्रीन कलर का है। B किस कलर का है? शायद से ग्रीन येलो। देख रहे हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला जरा देखिए, क्लोरोफिल में जो फॉर्मूला है CHONMG, याद रखिए ये कॉमन है, सब में कॉमन रहता है। हम सिर्फ 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। CHONMG, इसके लिए अगर आपको डिटेल में जाना है, मेरी सेल वाले वीडियोस देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा तो डिटेल पूरी। 55 72 6 4 mg, 55 70 6 4 mg। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफिल A का फॉर्मूला है, ये क्लोरोफिल B का फॉर्मूला है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है ये टैडपोल लाइक होता है। कैसा होता है? टैडपोल लाइक फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप एक फ्लैग को देखिए, उस तरीके का है। यहां पे पायरॉल की रिंग्स होती हैं, ये फाइटॉल, यहां पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग है, और बीच में है Mg मैग्नीशियम। बिल्कुल इसी तरीके का आपका हीमोग्लोबिन होते हैं, उसमें यहाँ आयरन हो जाता है। ठीक है, पोरफायरिन रिंग है, इसे कहते हैं पायरॉल। उसमें 4 चेन होती हैं, बट इसमें 2 ही। ये पायरॉल जो है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और ये है फाइटॉल। फाइटॉल, और इन दोनों का ये क्या है? हाँ, हाइड्रोफोबिक। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम आपको। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 4 पायरॉल रिंग, पोरफायरिन रिंग है, जिनको कंबाइंडली हम पायरॉल कहते हैं। पायरॉल जो है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, और नीचे हाइड्रोकार्बन्स की चेन है जिसे फाइटो कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं ये, और जो स्ट्रक्चर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कैरेक्टर शो करता है उसे कहते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है, एम्फीपैथिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंस तो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कौन? क्लोरोफिल A, हमने आपको बताया। ठीक है, क्लोरोफिल A यूनिवर्सल है। एसेसरी पिगमेंट्स में और भी नाम आ जाते हैं। यहाँ आपको देखिए मिल रही है पोरफायरिन रिंग, जिसमें ये पायरॉल रिंग्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बीच में Mg दिख रहा है। ये फाइटॉल की चेन है, देखिए ये फाइटॉल चेन है पूरी लंबी, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई, हाइड्रोकार्बन की। फॉर्मूले की बात करेंगे, 55 70 6 4 Mg,
और 55 72 5 4 सॉरी 5 4 mg था वहां पे, यहाँ पे 5 कर देते हैं 5 4 mg, ठीक है। क्लोरोफिल बी हो गया, समझ में आई बात या नहीं? तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है ये, ठीक है, क्लोरोफिल ए एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो कैसा है? क्लोरोफिल ई को बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, या बैक्टीरियो विरिडियम आपने तो सही लिखा था क्लोरोफिल ए 55 हाँ 55 72 5 4, अच्छा वो 5 4 mg है, 55 70 6 4 mg सही लिखा था आपने, यहाँ पे उल्टा कर दिया, 6 गए, यहाँ 5, 5 ठीक है। ये है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। क्लोरोफिल फॉर्मूले तो हो ही गए, पोरफायरिन और फाइटॉल और पायरॉल ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे 55 72 5 4 mg है, यहाँ 55 70 6 4 mg है, ठीक है। इसका कलर देख लीजिए, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है और ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के ऊपर भी आएंगे तो बताएंगे। ब्लू ग्रीन है और इधर येलो ग्रीन कलर। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट है पिगमेंट्स के ऊपर, क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, और वहां से आपको ये पता चलेगा कि जितने भी क्लोरोफिल हैं 5 तरीके के, या जितने भी पिगमेंट्स हैं वो कैसे आपको दिखाए गए। यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, एक टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, पेपर क्रोमेटोग्राफी लिया गया है। आपने क्या करा, आपने सॉल्वेंट लिया है, उसमें कोई प्लांट का टिश्यू लिया और उसको मोर्टार और पेसल से पीस के इसमें डाल दिया, और यहाँ हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर डाल दिया। ये पेपर में ये पिगमेंट्स अपने आप चढ़ना शुरू करेंगे। जब ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे चढ़ते हुए हमने पिगमेंट्स देखे, टेस्ट ट्यूब में ये हमने डाला हुआ, ये पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया हुआ, ये पिगमेंट्स चढ़े। तो सबसे नीचे आपको क्लोरोफिल बी दिखा, क्लोरोफिल ए दिखा, फिर आपको ज़ेंथोफिल दिखा, फिर कैरोटीन दिखा ऊपर की तरफ। हाँ आपके हैं भाई, आपके एनसीईआरटी में ये नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये नाम है, तो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स भी हैं क्रोमैटिक एडाप्टेशंस में। अब ये जो पिगमेंट्स हैं तो आपने समझे क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये तो क्लोरोफिल हो गए, क्लोरोफिल ही हो गया। इसके अलावा आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ेंथोफिल आता है। अगला पिगमेंट कौन से? कैरोटीनॉइड्स। कैसे होते हैं? रेडिश पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन येलो रेडिश अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। वो नेसेसरी पिगमेंट थे, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। अब इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट बना के लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या है इनकी इंपॉर्टेंस? क्योंकि अभी जब आप एसएससी वगैरह के पेपर देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, साढ़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन जो नॉर्मली आप देखते नहीं, सिर्फ एसएससी और पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ही आप देखोगे, मतलब बिल्कुल अब्रप्ट से क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछेंगे वो। तो कैरोटीन जो है, ये रेड कलर जो आपका टोमेटो का है, चिलीज का है, वो लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन एक तरीके का कैरोटीन पिगमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। रेड कलर टोमेटो और चिलीज का किसकी वजह से है? लाइकोपीन की वजह से। उसमें पिगमेंट कौन सा है? लाइकोपीन, ठीक है, ठीक। इसके अलावा अब आते हैं ज़ेंथोफिल। हमारे अंदर जो कैरोटीन मिलता है मोस्ट कॉमन हमारे अंदर है बीटा कैरोटीन। यही बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, ठीक है। आप कहते हैं गाजर खाइए विटामिन ए मिलेगा, गाजर से विटामिन ए नहीं मिल रहा है, गाजर से आपको प्रिकर्सर मिल रहा है बीटा कैरोटीन। ये लिवर के अंदर जब जाता है एनिमल के, ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट ही है, ये पॉइंट पकड़ने वाले हैं, इसके नोट आप बना लीजिएगा। अब आते हैं ज़ेंथोफिल के ऊपर। ज़ेंथोफिल भी एक तरीके का कैरोटीनॉइड ही है, कैरोटीन ज़ेंथोफिल है। इसका फॉर्मूला है यहां से ये तक, ये ल्यूटिन, जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, इस तरीके से हो सकते हैं। येलोइश कलर जो आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन आया था, हमारा एक दोस्त था, उसने एसएससी का एग्जाम जब दिया, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि येलो कलर जो होता है प्लांट्स में, जो पत्ते हैं पपीते के, उनमें पीला कलर आ जाता है कभी कभी,
वो पीला कलर किसकी वजह से आ रहा है? ल्यूटीन की वजह से आ रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन एलगी में कौन सा है? फ्यूकोजेंथिन। समझ में आई बात या नहीं? ये भी ज़ेंथोफिल है। बोथ कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, इथाइल ईथर और इन सब में। ठीक, फंक्शन सभी आपने इन सब के पढ़ लिए हैं, कोई जरूरत अब इसकी है नहीं। ये पिगमेंट्स हैं, सारे पिगमेंट्स हैं, सब लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की लाइट को ट्रैप करके। देखिए, आपको कोई भी चीज जो दिख रही है, अगर हम कहें कि लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, तो अगर हमारा कलर आपको ब्राउन दिख रहा है, दैट मीन्स हमारे अंदर सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन सिर्फ ब्राउन कलर की लाइट ही आप तक जा रही है। तो इसका मतलब ये जो है, ये असल में उल्टी बात है। ये अगर येलो कलर आपको दिखा रहा है, इसका मतलब बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ये कलर आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये इनके फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहिए पढ़िएगा, चाहिए मत पढ़िए, कोई बात नहीं, हमने बता दिए। पिगमेंट समझ में आ गए हमारे कितने? कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और क्लोरोफिल, ये तीन है। उन्हीं के सब पार्ट्स अलग अलग। क्लोरोफिल के 5 पार्ट हो गए, कैरोटीन के भी 2 पार्ट हो गए, कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल। ठीक है, अब यहां पे उन्हीं पिगमेंट्स का एक सिस्टम बना, उस पिगमेंट के सिस्टम को कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, और यही पिगमेंट का सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहलाता है। समझ में आई बात है नहीं? क्या करते हैं, हमने आपको बताया, चूंकि हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में कंप्लीट हो रही है। फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? सनलाइट को ट्रैप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स का जो सिस्टम है इसे कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम, तो ये सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है फोटो सिस्टम्स, तो ये 2 तरीके के यहाँ फोटो सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट, और फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस सेकंड। क्लियर है? और ये जो पूरी एक यूनिट है उसे फोटो सिस्टम सिंथेटिक यूनिट, या यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पूरा एक कॉम्प्लेक्सिटी है, तो पूरा लाइट को हार्वेस्ट कर रही है, पकड़ रही है। कैसे होता है इसको दिखाने के लिए आप यहाँ आइए, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। बहुत सारे ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ बीच में एक राजा बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है कि कई पिगमेंट्स हैं, और बीच में एक जगह है जहां वो सब लाइट को ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पिगमेंट सिस्टम कहां मिल रहा है? हमने आपको बार बार बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिल रहा है। ठीक है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ये फोटो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से ये अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये आपके सारे पिगमेंट्स अलग अलग तरीके से हमने शो कर दिए हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम यहाँ शो करें। देखिए, सबसे बाहर की तरफ आप मान लीजिए ज़ेंथोफिल है। ठीक है, फिर अंदर की तरफ आप मान लीजिए ये कैरोटिनॉइड्स हैं। तो क्लोरोफिल डी या सी आ गए। फिर अंदर की तरफ मान लीजिए क्लोरोफिल बी मान लीजिए, क्लोरोफिल बी मान लीजिए, और सबसे अंदर रेड कलर का जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये डाइमर है। डाइमर का मतलब होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। ठीक है, और ये क्या बनाएगा? यही बनाएगा रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब होता क्या है, जो सनलाइट आती है, यहां से सनलाइट आ रही है, और सनलाइट आपको एनर्जी दे रही है। एनर्जी किस रूप में आती है? केमिकल फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, लाइट एनर्जी के ये पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स। ये एक पिगमेंट एक फोटोन को पकड़ेगा, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को उठा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपने आइंस्टाइन का क्या पढ़ा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करके भी कैसे ये हाँ वो तो क्वांटाइजेशन, हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या आ रहा है वो सिर्फ एक रहेगा। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताता है कि जब सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, एक लेवल से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके फोटॉन सारे आ रहे हैं और ये सब के सब इस सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, पिगमेंट्स पकड़ ले रहे हैं सनलाइट को। ठीक है, तो अब सोचिए कि ये सबने सनलाइट को पकड़ा और ये सनलाइट अब ये आगे ट्रांसफर करेंगे इस एनर्जी को, ये अपनी अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं और फिर ये एनर्जी आगे और ट्रांसफर होके आ रही है। ये सारी एनर्जी कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई। रिएक्शन सेंटर के ऊपर सारी एनर्जी आ जाती है। तो बेचारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसका इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्साइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसे एनर्जी मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा, अपर शेल। आपको पता है कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हो, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने ऊपर किसी शेल में चला जाता है और जब बिल्कुल बाहर होता है आउटर मोस्ट शेल में होगा तो ये निकल जाएगा, किसी दूसरे एटम को मिल जाएगा, उसकी शेल में चला जाएगा। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन निकला और एक्साइट होकर किसी दूसरे एटम में पहुंच गया और फिर वो अपने से किसी दूसरे को रिडॉक्स पोटेंशियल के थ्रू अगले अगले को देते चले जाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया। मेन काम क्या करा? इस सनलाइट ने क्या करा है? इस सनलाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया। कहां? रिएक्शन सेंटर पे। अब रिएक्शन सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया है, ऊपर चला गया है और यहीं से फोटो जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, वो स्टार्ट हो गई हमारी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। देखिए यह इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है यहां पे, इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अब आगे का कारनामा शुरू होगा। तो ये जो हमारी यूनिट है, जो हमने पूरा सिस्टम दिखाया, इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, पीएसयू। ठीक है, ये पूरा क्या है? पीएसयू है, यानी फोटोसिंथेटिक यूनिट है। ठीक है, और इसे यहीं से फोटो सिस्टम बनेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। अब होता क्या है कि आपके जो फोटॉन्स हैं इनकी भैया अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ है। ठीक है, अब ये फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ के तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये स्पेशल रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर जो है P7 रिएक्शन सेंटर, ये भी तो एक्सेप्ट करेगा दो तरीके के फोटॉन्स को। याद रखिए, अगर ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे कह देंगे हम PS फर्स्ट। ये फोटो सिस्टम क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगर इसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कर रहा है एक्सेप्ट, तो इसे कह देंगे फोटो सिस्टम सेकंड। समझ में आई बात या नहीं? यानी रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे दो तरीके के फोटो सिस्टम हो सकते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। मेरी बात समझ में आई है? तो बताइए। अब देखिए, यहां आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड ध्यान से देख लीजिएगा। आपको टेबल पूरी दिख रही है? स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, they are named as the sequence were discovered. Each photosystem contains 250 to 400 pigment molecule, एक फोटो सिस्टम में। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ देखिए, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट का दिखा रहे हैं, 700 है तो फर्स्ट रहेगा और सेकंड है तो 680। हाँ देख लीजिए, समझ में आई? तो कैरोटिनॉइड्स हो गए, क्लोरोफिल बी हो गया, ए के अलग अलग वेरिएंट, फिर ये आ गया, फिर यहाँ बी ए के अलग अलग वेरिएंट और ये आ गया। यहाँ मॉलिक्यूल्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लाइट हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। ठीक, अब ये कहां लोकेटेड होते हैं? तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये आपको बताया हमने, ये सारे के सारे क्या हैं? पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स कहां मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, बताया हमने आपको, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो थाइलेकोइड में भी दो पार्ट हमने आपको बताए थे, एक एप्रेस्ड पार्ट बताया था, एक अनएप्रेस्ड पार्ट बताया था। ऊपर वाला अनएप्रेस्ड है और नीचे बीच में जो दबा हुआ है वो एप्रेस्ड पार्ट है। तो अब क्वेश्चन है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां मिलेगा? लोकेटेड ऑन बोथ नॉन एप्रेस्ड पार्ट
as well as ऑन बोथ, ये दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है, एप्रेस और नॉन एप्रेस दोनों तरफ मिलेगा, ठीक। और जो वो होगा सेकंड वाला वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एप्रेस पार्ट में मिलेगा। अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात कर लें। अब इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट है A1 जिसे क्लोरोफिल ये मान लिया, फिर ए नॉट, फिर A1 क्विनीन, ठीक, फिर ये ऐसे ही बढ़ते हुए पेरिडॉक्सिन और ये पूरा आया साइटोक्रोम B6F। नाम याद कर लीजिएगा, अभी हम लोग पूरा आगे बढ़ेंगे कि नामों के ऊपर ही चर्चा होगी। प्लास्टोसियानिन, ठीक। नॉर्मली इट इज ड्राइव्ड एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये आपका हो गया। फोटो सिस्टम सेकेंड में चला जाएगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट समझ में आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक। आप जितना हमने अंडरलाइन किया बस उतना याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं फोटो सिस्टम सेकंड में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो अंडरलाइन पोर्शन है वो सब होगा सेकंड में। क्या क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम लोकेटेड इन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ, जो फर्स्ट वाला था वो एप्रेस नॉन एप्रेस दोनों पे था, ये सिर्फ और सिर्फ एप्रेस पार्ट पे होगा, ठीक। क्लोरोफिल A B कंटेंट इक्वल अमाउंट में होंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड इसमें होगा। बहुत सारी चीजें इसमें बदली हुई होंगी, जैसे इसका जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल A का वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाएगा, एक जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा वो मैग्नीज, कैल्शियम और फ्लोराइड आयन होंगे, पकड़िएगा। थियोफाइटिन होगा, प्लास्टोक्यूनॉन होगा, साइटोक्रोम B6F होगा एंड ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसियानिन। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पिगमेंट प्लास्टोसियानिन में कौन सा आपका वो होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, क्या होता है, तो कॉपर कंटेनिंग है प्लास्टोसियानिन, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़िएगा, ठीक। तो यहीं से आपका डिसाइड होगा, आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। यहां जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन हम आपको बता चुके हैं, एटीपी की सिंथेसिस कहलाती है फॉस्फोराइलेशन। कैसे होगी, नॉन साइक्लिक। आइए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, ये होता क्या है, ये सब जो अभी हमने ड्रामा बताया ये होता क्या। देखिए, आपने कहा कि हमारे पास जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड में दो तरीके के हमारे पिगमेंट सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में दो तरीके के पिगमेंट सिस्टम हैं। पिगमेंट्स का मतलब जो लाइट ट्रैप कर रहे हैं, लाइट ट्रैप करने के सिस्टम कितने हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो है जिसमें इसका रिएक्शन सेंटर P680 वाला है, और एक वो है जिसमें रिएक्शन सेंटर P700 वाला है। क्लियर, समझ में आ गई। और सीक्वेंस यही रहता है, पहले P680 वाला आता है और फिर P700 वाला आता है। अब सूरज की रोशनी पड़ती है जब, तो वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेगी, वो यहां भी पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी,